पंजाब में बीजेपी लोकसभा का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी, इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। औपचारिक ऐलान करते हुए पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने साफ कहा है कि पंजाब में 13 की 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। जाहिर सी बात है, इस घोषणा के बाद बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच चल रही बातचीत टूट गई है और अब साफ हो गया है कि सिर्फ बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसा लग रहा था कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो पाएगी, लेकिन अंतिम दौर में बातचीत में कुछ खटास हो गई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कम से कम 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन शिरोमणि अकाली दल बीजेपी को 5 सीट देने को तैयार थी। इसके अलावा कई और मुद्दे भी थे जिनकी वजह से बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच बातचीत नहीं हो पाई, जिसमें कि बंदी का एक प्रमुख मुद्दा था। बंदी वो होते हैं जो उग्रवाद आंदोलन के दौरान पंजाब के अलग अलग जेलों में बंद हैं। शिरोमणि अकाली दल इन बंदियों को रिहा करने की मांग कर रही थी। इसके अलावा एमएसपी के भी लीगल गारंटी की डिमांड शिरोमणि अकाली दल के द्वारा किया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है, दोनों दलों में खटास उत्पन्न होने के बाद जो गठबंधन का फैसला है वो टूट गया है और वह बीजेपी अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव यानी 13 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी पे पंजाब में चुनाव लड़ेगी। आकाश के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया अलायंस की 3 पार्टियां मिलकर यहां पर चुनाव लड़ना तय की है, जिसपे अंतिम मुहर लग गई है। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस पार्टियों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 18 और शरद पवार एनसीपी को 10 सीटें मिली हैं। तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी अलायंस के तहत महाराष्ट्र में एक साथ हैं। सूत्रों की माने तो रीजनल पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को शिवसेना गुट के हिस्से से 2 सीटें मिलेगी। वंचित बहुजन अघाड़ी ने पहले 5 सीटों की मांग की थी। इसके अलावा निर्दलीय राजू शेट्टी को शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिलेगा। सीट शेयरिंग को लेकर 1-2 दिन में आधिकारिक घोषणा हो सकती है। महाविकास अघाड़ी के सीटों के बंटवारे को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एमबीए का सीट आवंटन फार्मूला आखिरकार तय हो गया है। इसके तहत ही हर राजनीतिक दल, जो 3 पार्टियां इसमें शामिल हैं, वह इस पे अमल भी करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या जो फार्मूला तय किए गए हैं उस पर तीनों महाविकास अघाड़ी की तीनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह अंतिम मुहर लगा देंगी, ये अभी संशय बना हुआ है। मुंबई से कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी, भारत एक्सप्रेस के लिए। कल तक जो चाचा के साथ खड़े थे, आज वो ललायत नजरों से घर वापसी के लिए भतीजे की तरफ देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान की पार्टी में उपजे चाचा भतीजे विवाद के बाद पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी, जिसके बाद उनके पार्टी के 5 सांसद जो है पशुपति पारस के साथ चले गए थे। जब एनडीए में सीट बंटवारा हुआ और चिराग पासवान को 5 सीट मिले, वही चाचा पशुपति पारस के हाथ खाली रह गए, तो वही बागी सांसद दोबारा से ललायत नज़रों से चिराग पासवान की तरफ देख रहे हैं और घर वापसी के लिए बेकरार हैं। आज होली मिलन समारोह के दौरान जो महबूब अली कैसर और वीना देवी उनके आवास पर पहुंचे थे और उनके साथ होली खेला। महबूब अली कैसर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तैयारी तो मेरी पूरी है और हमको पूरा उम्मीद है कि टिकट भी देंगे। पूरे परिवार से बहुत पुराना संबंध रहा है मेरा। कार्य इस बार सब लोग जानते हैं, चिराग जी भी अवगत है, बहुत अच्छा रहा। सीट जीत करके उनके भी हाथ को मजबूत करेंगे, एनडीए को भी मजबूत। बस इंतजार है तो चिराग पासवान के हाँ की। अब देखना होगा कि क्या चिराग पासवान एक बार फिर से तमाम अपने बागी सांसदों पर जो है भरोसा जताते हैं या फिर नए चेहरे तलाशेंगे। पटना से सहयोगी कैमरामैन प्रकाश कुमार के साथ नितेश सिंह, भारत एक्सप्रेस।
लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में राजस्थान में बीजेपी मोदी की गारंटी पर लोकसभा का रण भेदने उतरी है। देखिए, केवल एक विषय नहीं है। हालत ये है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय, जिनको पहले कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, जब उन स्वयं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और जब राजस्थान से आकर के राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं, दिल्ली के कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जयपुर में खबर छापती है कि जयपुर का प्रत्याशी जो है कोई चुनाव लड़ने को नहीं तैयार हुआ, जबरदस्ती माला पहनाने का काम हुआ है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस में एक सामान्य रूप से मान चुके हैं कि कांग्रेस सब पूरी तरह समाप्त हो रहा है, अंतिम सांसें ले रही है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव कांग्रेस के इतिहास के पन्नों में, भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि 2023 का चुनाव, 24 का चुनाव कांग्रेस के समाप्ति का चुनाव होगा। गिने चुने लोग पहुंचेंगे और समाप्ति होगी। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन का सहारा लेती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन हिंदुस्तान के सर्वाधिक जो पार्टियों का गठबंधन है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और सबसे बड़ा गठबंधन होने के साथ सर्वाधिक पार्टियों का समावेश भी एनडीए में ही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि कमजोर स्थिति में है, गठबंधन और उधार के कैंडिडेट्स के आधार पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले ये जवाब देना चाहिए कि उनको क्या अपनी पार्टी में योग्य कार्यकर्ता या नेता नहीं मिल रहे। अब ये देखना होगा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के गठबंधन को स्वीकार करती है या मोदी के नाम को। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। दिल्ली में आज जहां आम आदमी पार्टी पीएम आवास का घेराव करने के लिए इकट्ठा हुई, वहीं दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी भी एक बड़ा प्रदर्शन किया। और ये प्रदर्शन जो है आप देख सकते हैं, दिल्ली गेट से और सचिवालय तक जो है उसको जाने का मकसद रखा। लेकिन एक दूसरे पर बीजेपी और आम आदमी जिस तरीके से बात कर रही है, बीजेपी ने ये प्रदर्शन इसलिए किया कि केजरीवाल अब जेल से रह के जो सरकार चला रहे हैं, लगातार अलग अलग विभाग के लिए जो आदेश दे रहे हैं, वो जो है न्याय संगत नहीं है। और इसलिए दिल्ली बीजेपी ये कह करके जो केजरीवाल है उनसे इस्तीफा मांग रही है कि वो जेल से अपना जो भी सरकार चलाना है उसे बंद करे। वहीं आम आदमी पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उसको गलत बता रही है। इस्तीफा दो, भ्रष्ट केजरीवाल से इस्तीफे की मांग करते हैं। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है, बिजली पानी के नाम पर दिल्ली की सरकार में बैठ गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बहन बेटियों के घर उन्होंने शराब की वजह से निकट में कर दिए, बहन बेटियां सड़कों पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी का यह प्रदर्शन वो चलता रहेगा। हम सब चाहते हैं कि उस केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। लेकिन केजरीवाल है वो लगातार, आप अगर आपके पीछे मैडम है, केजरीवाल लगातार जेल से सरकार चला रहे हैं, आदेश दे रहे हैं अपने। तो ये तो बहुत गलत है ना। ये तो हमारे संविधान में है ही नहीं कि सीएम जब चला गया जेल में या कोई भी जेल में चला जाए तो वो वहाँ से वर्क नहीं कर सकता। जेल से सरकारें नहीं, गैंग चलते हैं, वो गैंगस्टर है, वो गैंग है, बस जेल से सरकार चला जाता है तो आप नहीं चाहते। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे दिल्ली बीजेपी के बड़ी नेता जो हैं वो मौजूद है और लगातार मांग कर रहे हैं इस प्रदर्शन के द्वारा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इस वक्त ईडी के गिरफ्त में है, उन्हें रिमांड में दिया गया है। और लगातार जिस तरीके से वो अलग अलग अपने विभागों के लिए आदेश जारी कर रहे हैं, आज भी स्वास्थ्य विभाग के लिए आदेश जारी किया, वो आदेश जो है वो देना बंद करे और इस्तीफा दे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम भाजपा के नेताओं के द्वारा आज अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा 400 पार के नारे के साथ काम किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी जीत के दावे के साथ चुनाव प्रचार में दिखाई दे रहे हैं। भाजपा से पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार के प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया। भाजपा के नेता 400 पार के नारे के साथ काम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी तमाम रोड शो करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करते
करते हुए दिखाई दिए। पार्टी के कर्मठ नेता, दिग्गज नेता और कार्यकर्ता आज अनिल बलूनी के सहयोग में यहाँ नामांकन की इस यात्रा में आए। आप सब मीडिया के मित्र जब इसमें उपस्थित रहे, आपने देखा कि हर गली, हर नुक्कड़, हर नागरिक से एक ही आवाज़ आ रही थी, मोदी अब की बार 400 पार। सौरभ भाटिया, भारत एक्सप्रेस, देहरादून। गुजरात में कैंडिडेट क्राइसिस से जूझ रही हैं दोनों राजनीतिक पार्टियां। मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां कैंडिडेट क्राइसिस से जूझ रही हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में 2 उम्मीदवारों को बदला है, जिसमें साबरकांठा से भीखाजी ठाकुर और बड़ोदरा से रंजन भट्ट को बदलकर उनकी जगह पर नए उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो आज उपचुनाव की जो घोषणा हुई है, उन उपचुनाव में 5 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, यानी कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और अब भी कई सीटों पर असमंजस बरकरार है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार बदलने पड़ सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी कैंडिडेट क्राइसिस से जूझ रही है। अहमदाबाद पश्चिम के लोकसभा उम्मीदवार रोहन गुप्ता पहले ही पार्टी से किनारा कर चुके हैं और चुनाव ना लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। तो कांग्रेस के कई और दिग्गज, जिसमें भरत सिंह सोलंकी, जगदीश ठाकुर भी चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ पटेल भी चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और कई सीटों पर अब भी कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि इस बार का चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपने खर्चे पर लड़ना होगा। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर उठाए सवाल। कहा, पहले पीएम मोदी कोयला घोटाले में नवीन जिंदल को जेल भेजने की करते थे बात और अब उन्हें बना दिया कुरुक्षेत्र से बीजेपी का प्रत्याशी। ऐसे में ऐसा लगता है कि बीजेपी को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और इसी कारण वह दागी लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल को ईडी का डर दिखाकर लोकसभा का प्रत्याशी बनाने के लिए मजबूर किया गया है और अगर बीजेपी को ऐसी जरूरत लगेगी तो वह रोहतक से हुड्डा को भी डराकर चुनाव लड़वा सकती है। अभय चौटाला ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी आज के समय में ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है जिसमें दागी लोग जाते हैं और वहां से धुलकर बेदाग हो जाते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो बीजेपी पर लगा रही है, आने वाले वक्त में कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल और अभय चौटाला के बीच कैसी लड़ाई होगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा हो चुका है। राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान शुरू कर दिया है। तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो सीट बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है और कहीं न कहीं कई पेच अभी भी फंसे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी 9 सीटों से कम में नहीं मानेगी, तो वहीं आरजेडी 6 सीटों देने पर ही अड़ी हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि औरंगाबाद, कटिहार और पूर्णिया, ये 3 महत्वपूर्ण सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर 9 सीटें नहीं दी जाती हैं तो पार्टी अकेले बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के तैयार है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जहां लगातार सीट बंटवारे को लेकर जो रस्साकशी है वो आरजेडी और कांग्रेस के अंदर चल रही है, तो ऐसे में इसके परिणाम क्या होंगे। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उपजे विवाद के बाद बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। लालू प्रसाद यादव पे प्रहार करते हुए बीजेपी ने तंज किया है और साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस को पिछलग्गू पार्टी बना के आरजेडी रख दी है। राजद का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। श्री लालू प्रसाद जी के परिवार का ये आदत है
कि वो पूरे बिहार को ठगने का काम किया, अब गठबंधन को ठगने का काम किया और वो अपने सीटों को बांट दिए। कांग्रेस पार्टी आज राजद के पिछलग्गू पार्टी बन चुकी है। राजद जो है जब भी पावर में आती है तो उसका आदत जो है, राजद का जो आदत है कब्जा करना, जबरदस्ती करना। शिवानंद तिवारी के बयान के बाद, उपजे हालात के बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों चुटकी ले रही है। ये साफ कर दिया है कि महागठबंधन में सिर्फ आरजेडी ही आरजेडी है। ऐसी स्थिति में आरजेडी की तरफ से कोशिश की जा रही है ताकि कांग्रेस को कम से कम सीट देकर स्थिति को सामान्य किया जाए। वहीं कांग्रेस की तरफ से कम 15 सीट के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जो हालात उपजे हुए हैं उसमें जब तक राय मशवरा करके स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक एनडीए के नेता लगातार इसी अंदाज में तंज कसते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन प्रकाश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया एक्स पर जिस तरीके से विवादित टिप्पणी की गई, उसके बाद सुप्रिया सीनेत के खिलाफ लगातार लोग मोर्चेबंदी कर रहे हैं। मैंने उस पे आपको जवाब दिया है, अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। इसी कड़ी में एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मसले पर कठोर एक्शन लेने और 3 दिनों के अंदर एक डिटेल रिपोर्ट कमीशन को सौंपने के लिए कहा है। निर्वाचन आयोग से कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा बीजेपी के मंडी सीट से उम्मीदवार बनाई गई कंगना रनौत को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसके बाद यह पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि इस पूरे मामले की जो शिकायत है वो चुनाव आयोग में करेंगी। इसके साथ ही इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है वो आक्रामक हो गई है और कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उनका कहना है कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस का महिलाओं को लेकर क्या कुछ। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में जैसे जैसे सबसे बड़े महापर्व यानी लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी तापमान बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में हर एक पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, रालोद और भाजपा ने अपने प्रत्याशी जो बनाए हैं उनमें विधायकों को भी अवसर दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा 5 विधायकों को प्रत्याशी बनाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 1 और रालोद ने 1 विधायक को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को बदायूं से, वहीं जियाउर रहमान वर्ग को संभल से, अवधेश प्रसाद को फैजाबाद से, लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर से और रविदास मेहरोत्रा को लखनऊ से प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ओम कुमार को सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र नगीना से प्रत्याशी बनाया है तथा रालोद ने चंदन चौहान को बिजनौर से प्रत्याशी बनाया है। अभी और सूचियां आनी बाकी है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि अन्य विधायकों को भी प्रत्याशी बनाया जाता है या फिर इन्हीं विधायकों के सामने अग्नि परीक्षा आती है। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। – 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी इस बार फिर सबसे वीवीआईपी सीट बनकर सामने आई है।
क्योंकि बीजेपी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से अजय राय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रत्याशी बनाया गया है। अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहां ओबीसी वोटरों की संख्या ठीक ठाक है, जिसमें सबसे ज्यादा पटेल आते हैं। वहीं भूमिहार और ब्राह्मण वोटरों की भी संख्या अच्छी खासी है, जो निर्णायक साबित होती है। लेकिन अगर वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये या तो बीजेपी या फिर कांग्रेस के पाले में रही है। अगर 2004 की बात करें तो 2004 में आखिरी बार कांग्रेस ने वाराणसी से फतेह हासिल की थी और राजेश मिश्रा यहां से चुनाव जीते थे। लेकिन उसके बाद 2009 में मुरली मनोहर जोशी भाजपा से सांसद चुने गए और फिर उसके बाद 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम दिग्गजों को पटकनी दी और यहां से सांसद बनने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी बने। इस बार इंडी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी अजय राय को बनाया है और अब ये देखने वाली बात होगी कि अजय राय कितनी टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन अगर हालिया जातिगत समीकरण की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपा की शालिनी यादव ने पिछले चुनाव में जोरदार टक्कर दी थी और दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन इस बार वही शालिनी यादव बीजेपी के खेमे में हैं और बीजेपी की सदस्यता लेकर लगातार बीजेपी का प्रचार कर रही हैं। और वहीं अगर राजेश मिश्रा की बात करें तो राजेश मिश्रा पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण नेताओं में आते हैं और 2004 में कांग्रेस को उन्होंने सफलता दिलाई थी, लोकसभा के चुनाव जीता था और इस बार वो पीएम मोदी के सबसे बड़े सिपाही बनकर उभरे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव अभियानों में जुड़े हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में सारे समीकरण ये बता रहे हैं कि यहाँ जो अभी तक का मार्जिन है, अभी तक का समीकरण है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाता दिख रहा है। हालांकि चुनावी समीकरण और चुनावी बयार कब बदल जाए ये कोई बता नहीं सकता, लेकिन फिलहाल जो समीकरण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में है और तकरीबन 20 लाख से ज्यादा मतदाता इस बार तय करेंगे कि उनका सांसद कौन बनेगा। अभी देखने वाली बात होगी कि जब 7वें चरण में वाराणसी में मत किसको अपना सांसद चुनते हैं। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।